नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 14 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं और 14 दिसंबर में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग पहले हमेशा से कवर करते आए हैं, हमेशा हम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें हमारे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस या टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन चाइल्ड अडॉप्शन, प्राइवेट मेंबर बिल, नेशनल स्टेट पार्टी, साउथ साउथ कोऑपरेशन, लाइवस्टॉक फार्मिंग, पशुपालन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर। देखिए अभी क्या हुआ है, एक जो है अभी एक्चुअली में टॉपिक क्या है कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटर की जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एक बिल लेके आया है जो कह रही है कि एसटी जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातियां हैं, उनमें यहाँ पर चेंजेस लाने हैं 4 स्टेट में। कौन सी? तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल और छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कुछ नहीं बताता कि भाई क्या क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चलो क्राइटेरिया तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्केड्यूल्ड ट्राइब जो है, क्या इनके बारे में आर्टिकल कोई है क्या? यस, बिल्कुल हमारे इनका आर्टिकल है। हमारा आर्टिकल नंबर 366 वो कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये वो जनजातियां होती हैं जो कि आर्टिकल 342 के तहत लिखी हुई है। आर्टिकल 342 यहाँ पर कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी यहाँ पर जो भी स्टेट है या हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां की गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद किसी भी एरिया को स्केड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर कर सकता है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। जो मैं आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ वो याद रखनी है, आर्टिकल 342। साथ ही साथ यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर जो है लॉ के तहत यहाँ पर जितने भी उसमें ऐड करने हैं या उसके अंदर डिलीट करने हैं, ये ऐड और डिलीट का जो कार्यक्रम है ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। तभी यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो कह रही है कि एसटी की लिस्ट में मॉडिफिकेशन करो, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उसको संशोधित करो। तो अब यहाँ पर जो है पहली बार जो है 1935 में बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए टर्म आई थी। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे है। देखिए अगर मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करूं तो 2011 का सेंसस है हमारे पास, उसके तहत जो उड़ीसा है सबसे ज्यादा वहां पे रहते हैं। और जो है एसटी की पॉपुलेशन जो है, ये तो देखो ट्राइब्स हो गए कम्युनिटी के बारे में। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एमपी में है और भारत के 8.6% की जो पूरी जनता है उसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो 8.6 है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ पर एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो नहीं मिले हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 342। आर्टिकल 342 में प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में वहां के गवर्नर से परमिशन ले करके, जो सॉरी कंसल्ट करके, नॉट परमिशन, कंसल्ट करके वहां के किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रुप को यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर सकता है? यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है। और इनके लिए लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन ये जो शेड्यूल ट्राइब का जो यहाँ पर बनाना है ये किसके तहत बनेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट वहां की स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि वहां के गवर्नर से परमिशन लेके ही ये काम कर सकती है। ये जो ऑर्डर है ये कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। तो ये याद रखिएगा, ये मॉडिफिकेशन पार्लियामेंट ही कर सकती है। साथ ही साथ इसमें एक जो है लिस्ट भी दी गई है, ये देखो आप यहाँ पर। ये है वैसे तो पूरा, इसमें इतना समझ नहीं आएगा, मैंने आपको वैसे समझा ही दिया है। और एक कमेटी आई थी जिसका नाम है लोकूर कमेटी, 1965। इसको ईयर को जरा फटाफट से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये ईयर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लोकूर कमेटी है ये कब आई थी। ये ईयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ईयर पे क्वेश्चन बन सकता है कम्युनिटी पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, ये दोनों किससे डील करते हैं? फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे। फिफ्थ शेड्यूल में पता है कितनी अभी स्टेट्स हैं? उसमें 10 स्टेट्स हैं। उसमें 10 स्टेट्स में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया, शेड्यूल्ड ऐसे एरिया जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे जो है बैकवर्डनेस, पिछड़ापन ज्यादा है, यहाँ पर जहाँ पर उतनी ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई, उतनी ज्यादा विकास वहां पे नहीं हो पाया, उनको जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उनको फिफ्थ शेड्यूल में डाल सकते हैं, ताकि उनके ऊपर जो है अलग से टीएसी, क्या होते हैं टीएसी? लिखो भाई, टीएसी, टीएसी है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उनके लिए बनाई जा सकती है, और ये कौन बनाएंगे? वहां के गवर्नर इसको बनाएंगे। वही सिक्स्थ शेड्यूल को आप याद रखने की ट्रिक याद रख सकते हैं, ATMM, 4 स्टेट्स है उसके अंदर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, और अगले एम से मिजोरम। इस पूरे में मणिपुर इंक्लूड नहीं है, ये याद रखना है, मणिपुर इसका पार्ट नहीं है, ये 4 इसका पार्ट है। ठीक है, ये 4। अब ये जो चारों हैं, यहाँ पर अलग से एडीसी बनाने का प्रावधान दिया गया है। एडीसी का मतलब होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये अलग से यहाँ पर बनाने का प्रावधान है, जो कि यहाँ के गवर्नर बनाएंगे स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए, एक स्टेट में एक जनजाति के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं मेघालय, मेघालय में आपको पता है, सबने सुना हुआ है, गारो, खासी और जैंतिया आपको मिलेंगे। तो गारो के लिए, खासी के लिए और जैंतिया के लिए अलग से यहाँ पर जो है एक अलग से प्रावधान दिया गया है, गारो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैंतिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि वहां के लोगों की जो प्रोग्रेस है वो वहां पर की जा सके, स्पेशली उसी एरिया की, स्पेशली। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये है। ऐसे ही आसाम में भी है, बोडो के लिए है, कार्बी एंगलोंग के लिए है, तो अलग स्पेशली प्रोसेस बनाए जाते हैं। तो यही है, जो ट्राइबल पीपल है उनका कल्चर, उनके फेस्टिवल, उनकी उनकी जो भी उनकी लैंग्वेज है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा ये प्रावधान जो है वो किए जाते रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है इसी का पार्ट आती है, समझ गए? तो एसटी के लिए ये सारे स्टेप लिए गए। इवन अगर मैं बात करूं एसटी के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338A, नोट करो अपने नोट्स में फटाफट से, आर्टिकल 338A ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना? ये भी बनाई गई है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसके चेयरमैन को। तो ये किस लिए बनाई गई है 338A में? ये बनाई गई है ताकि क्या किया जा सके, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उनके आगे एनुअल इनकम सर्टिफिकेट करने हैं, या उनसे जुड़े हुए जितनी भी रिसर्च वर्क करनी है, वो सब कुछ एक नेशनल कमीशन यहाँ पर देखती है। तो ये सारी चीजें किस लिए की गई हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बढ़ावा के लिए। तो मैंने 3-4 तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट भी बताई, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये सारे जो है वो क्या है, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। क्लियर हो गया सबको? शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 342 याद रखिएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बाकी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, वो सब कुछ यही लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया, ये इन पॉइंट्स में यही सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको और ज्यादा डिटेल में बताया है। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमेटी सेटअप की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट इंक्लूड किया है, जो आप अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो आंसर राइटिंग के लिए, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है, पढ़िए अच्छे से यहाँ तक। द इंक्लूजन ऑफ अ कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना एक सतत प्रक्रिया होती है। ये स्टेटमेंट आप सही से सब लोग पढ़िए, जितना मैंने अब तक बताया वो सब यहाँ पर आपको, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो वो तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपका एग्जाम में, जो एग्जाम का पेपर होता है ना, जैसे मेन का पेपर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, कैसे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ट्राइब्स का यहाँ पर। ये वाला इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो एक
क्राइटेरिया है ये यहाँ पर हमेशा ही रहता है। ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। मैं आगे लिख रही हूँ यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड टू इंक्लूड एनी कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में यहाँ पर किस किस को ऐड किया जाता है और इसमें क्या तरीका है ऐड करने का, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये प्रपोजल कहाँ तक पहुंचता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तक पहुंचता है। मैं प्रोसेस समझा देती हूँ यहाँ पर। अगर मैं बात करूं कैसे होता है पूरा, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तक फॉलो अप किया जाता है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक पूरी बात पहुंचाई जाती है, वो फिर आगे इसको कहाँ तक पहुंचाती है? आरजीआई के पास। आरजीआई क्या होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर ये आरजीआई कहाँ पहुंचाती है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी, जो मैंने अभी बताई थी, आर्टिकल 338 ए के तहत बनी हुई है, जो कि 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बनाई गई थी। फिर ये यहाँ पर जो है पूरा एक बार चेक करती है, सारा अप्रूवल देखती है, कम सारा कुछ देखती है, फिर उसके बाद ये कैबिनेट के पास पहुंचाती है, और फिर कैबिनेट इस पर डिसाइड करती है, और फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचाया जाता है। इस तरीके से जो एक कम्युनिटी है उसको यहाँ पर क्या बनाया जाता है? एससी और एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। और अगर मैं बात करूं पूरे भारत में कितने एसटी हैं, वो अभी तक ऐसा है कि 705 एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर अभी तक इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है, और पूरी पॉपुलेशन का ये 8.6% है। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है। 10 करोड़ से ज्यादा इंडियंस, 10 करोड़ से ज्यादा इंडियंस अभी क्या है? वो एसटी है। ठीक है, और इन 10 करोड़ में से 1 करोड़ ऐसे हैं जो कि कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं शहरों में। ये अर्बन एरियाज के एसटीज हैं। क्लियर हुआ? ये डेटा सारा क्लियर हुआ? ये सारे डेटा मैंने इकट्ठा किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दी है, एक एक इंफॉर्मेशन। मैंने ज्यादा टाइम लगाया है इसके ऊपर, पर इसके थ्रू अगर आपको पता है, तो मैंने एसटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, सारा डेटा इकट्ठा करके दिया है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाला है। चाहे आप यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, यूकेपीएससी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ठीक है, तो ये सब आप जरा याद रखिएगा, सब इनको लिख लीजिएगा इन सारी चीजों को। चलिए बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कर्नाटका की हाई गवर्नमेंट शॉक हो गई है अग्रीमेंट फॉर अडॉप्शन की वजह से। ये आर्टिकल जो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, ये किस चीज का है? पहले तो ये समझे कि आर्टिकल जो है वो हुआ क्या है। हुआ क्या है कि अडॉप्शन के ऊपर जो है, अनबॉर्न चाइल्ड का, वो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार को ही लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने बोला है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी अपने अधिकार हैं यहाँ पर, और वो भी यहाँ पर जो लॉ है वो बताता है यहाँ पर। वो ये कहता है कि भाई भाई आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, राइट टू लाइफ के ऊपर है हमारा, कि अनबॉर्न चाइल्ड को भी हम एक पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक अजन्मे बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में माने जा सकते हैं, जो हमारे आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमें ये चीज बताता है। बिल्कुल सही बात है। अडॉप्शन जो है इंडिया में, बिल्कुल गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो एक औपचारिक है और वैध भी है, लीगल तरीके से भी मानी जाती है। क्यों? कौन बताता है? ये कारा। कारा कौन है? ये चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर 2015 में बनाई गई थी, मतलब 2016 में इसने फाइनली बन के तैयार हो गई थी, जिसमें ये बताती है कि किस तरीके से अडॉप्शन किया जाएगा भारतीय बच्चों का, और उसमें कैसे उस पर नजर रखी जाएगी, उसके लिए रेगुलेट कैसे किया जाएगा, अडॉप्शन के तरीके क्या रहेंगे, हर चीज यहाँ पर जो है कारा, जो ये बॉडी है ये बनाती है। आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म भी, कब बनाई गई थी, और टाइम टू टाइम ये इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाने का इसका अधिकार होता है। ये बॉडी है।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला था कि इन्होंने 2018 में एक नई जो है एक चीज बताई थी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो भी अपने एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे इंडिया का है चाहे बाहर का है, कैसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चाइल्ड अडॉप्शन पे मैं आपको यहाँ पर पूरे बता रही हूँ चीजें कि आपके एग्जाम में चाइल्ड अडॉप्शन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हैं सब लोग? चाइल्ड अडॉप्शन का कारा, ये याद रखिएगा पहली चीज तो, कि कारा जो है वो यहाँ पर बताता है। अडॉप्शन का मतलब ही यही होता है। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है लीगल तरीके से किसी और के बच्चे को आप यहाँ पर जो है अपना बायोलॉजिकल बच्चा बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, कारा से परमिशन लेनी होती है। ऐसे ही पता सारा भी है, ये सारा अली खान नहीं है। ये सारा क्या है? ये सारा है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। जैसे वो सेंट्रल लेवल पे थी, ये स्टेट लेवल पे भी होती है। तो स्टेट लेवल पे भी यही है कि कारा के साथ मिलके काम करती है सारा। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है एक एक्ट भी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड के राइट्स के लिए एक्ट बनाया गया, जो कि 2005 में आया था ये वाला एक्ट। ठीक है। ये भी एक्ट ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ही काम करता है, जो ये कहता है कि जितने भी लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, जितना कुछ भी है वो एक बच्चे के अधिकार के साथ ही चलेगा। मतलब हम ऐसी कोई भी लॉ और पॉलिसी नहीं बता सकते, नहीं बना सकते हैं जो कि गलत हो या फिर चाइल्ड के राइट्स को रोक रही हो, है ना। तो वही है। और भारत में किसको अलाउड है बच्चा अडॉप्ट करना? तो देखिए, भारत के अंदर ऐसे लोगों को बच्चा अडॉप्ट करना अधिकार है जो कि खुद फाइनेंशियली भी इतना ज्यादा केपेबल हो, जो हमारे वो वित्तीय रूप से समर्थ हो, मेंटली रूप से समर्थ हो, और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के जो बच्चे को परेशानी हो। साथ ही साथ सिंगल फीमेल जो है, सिंगल अगर कोई फीमेल है, अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है तो वो मेल और फीमेल किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। और साथ ही साथ ये एक अधिकार नहीं है कि कोई मेल जो है, एक मेल को फीमेल जो है यहाँ पर बेबी को अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और किसी भी बच्चे, किसी भी पेरेंट को जो है अडॉप्ट करने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक उनकी शादी को करीब 2 साल ना हो चुके हों। 2 साल के बाद यहाँ पर वो भी स्टेबल होनी चाहिए, तब किए जा सकते हैं। और जब भी हम कपल के बारे में बात करें, अगर वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है दोनों को ही यहाँ पर अग्री होना होता है। तो इस तरीके से है। और इसी तरीके से जो है पूरा एक जो है तैयार किया जाता है बच्चे को अडॉप्ट करने का प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर चाइल्ड जो है वो कितनी एज तक का, 18 साल तक की एज का होता है। एक बच्चे की हम बात करते हैं ना बार बार, तो बच्चे का वही है यहाँ पर। अच्छा, अडॉप्शन के बेनिफिट क्या होते हैं? मैंने आपको तरीका तो बता दिया, पर बेनिफिट्स क्या होते हैं जिससे क्या है, एक बच्चे को एक स्टेबल रूप में एक लविंग फैमिली मिल जाती है, जो और जगह पे उसको एक कोई कोई ऑर्फनेज है, कोई अनाथालय में उसको जो हो सकता है वो प्यार ना मिल पाए, जो उसको उसके माँ बाप जो उसको माँ बाप बना के, मतलब एक बच्चा के रूप को लेकर के आए हैं, वो उसको उतना प्यार दे सके। तो वही है यहाँ पर। ये जो है अडॉप्शन के मैं कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बता रही हूँ। अगर स्टेबल फैमिली की बात करूँ तो बच्चे को हर तरीके से एक केयर की जरूरत होती है, चाहे फिजिकली हो, चाहे संज्ञात्मक हो, भावनात्मक हो, तो वो यहाँ पर उनको मिल जाती है। ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको भी मिलता है, तो और जो पेरेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो खुद जो है नहीं है, वो उनका बच्चा निसंतान है, तो वो माता पिता बनने में उनको मदद मिलती है। साथ ही साथ जो मदर है वो जो है वो भी आगे चल के, ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी के समय माँ काम नहीं कर सकती है, तो उस समय यहाँ पर जो है वो अपने एजुकेशनल करियर को होल्ड के पे किए बिना माँ अपने आगे के काम देख सकती है बच्चे को अडॉप्ट करके। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेगनेंसी और सिंगल पेरेंटिंग जैसी चीजों को यहाँ पर दिमाग में नहीं आता। जो प्रेगनेंसी के समय जो चीजें झेलनी होती है वो सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। ठीक है। और वो जो है अपने, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है माता पिता के मन को भी शांति मिलती है कि उनका बच्चों का पालन पोषण यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये एक बेनिफिट्स होते हैं अडॉप्शन के। आई होप ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया। मैंने पूरा यहाँ पर बहुत तरीके से आपको समझाया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने आर्टिकल की तरफ। प्राइवेट मेंबर का एक बिल आया है जिसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ज्यादा टाइम से न्यूज में है, और ये अभी से नहीं बहुत सालों से न्यूज में चल रहा है। और अभी रिसेंटली ही एक प्राइवेट मेंबर जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आया है राज्यसभा में। प्राइवेट मेंबर बिल। अब आप लोग ये सोचेंगे प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, मैं समझा देती हूँ यहाँ पर। देखिए, हमारा जो मेंबर होते हैं ना वो भी दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं पब्लिक, एक होते हैं प्राइवेट।
मैं आपको यहाँ पर खुल के समझा रही हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और प्राइवेट मेंबर बिल को भी यहाँ पे समझो सब लोग। हमारे पास लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, और ये 543 मेंबर्स में से आपको सरकार बनाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? आपको 50%+1 चाहिए सरकार बनाने के लिए। दैट मीन्स 273 एमपीज आपको चाहिए जीते हुए, जो आपकी सरकार बनवा सके। और इसमें 273 में से जो भी यहाँ पर जो है, जो भी ये पार्टी जीती होगी, इसका जो हेड होगा वो क्या बन जाता है यहाँ पर, पीएम बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब 273 तो ये हो गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, इसमें अलाउड होता है कि 12 से 15% रहेंगे लोकसभा के। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, मतलब 543 है, इसके 12 से 15% लोग ही जो है वो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो करीब करीब ये 70 से 80 लोग हो जाएंगे। तो 70 से 80 लोगों को क्या मिल जाएगी? मिनिस्ट्री मिल जाएगी। वो मंत्रालय मिल जाएगा, वो एक मंत्री मिल जाएगी। और उन लोगों को हम क्या कहते हैं? पब्लिक मेंबर। ठीक है, उन्हें हम एक पब्लिक मेंबर कहते हैं, बाकियों को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर, निजी सदस्य। समझ गए? तो ऐसा कोई भी बिल जो एक पब्लिक मेंबर ला रहा है, उसे हम कहेंगे, जैसे अमित शाह क्या है? पब्लिक मेंबर है। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर, उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनी है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43B में भी है, वो है उनके पास। तो वो क्या है? पब्लिक मेंबर है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मिनिस्ट्री है। राजनाथ सिंह क्या है? वो राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह भी यहाँ पर एक पब्लिक मिनिस्टर है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर है ना। तो ये आपको समझना है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। समझ गए ना सब लोग? अब प्राइवेट मिनिस्टर क्या होते हैं, या फिर प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? मतलब प्राइवेट मेंबर कह सकते हैं निजी सदस्य, जिनके पास यहाँ पर कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती, लेकिन वो एमपी तो होते ही हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पे लेकर के आते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है ना? तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा। अब मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, देखिए। बिल्स जो है वो दो तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट बिल। ठीक है, सरकारी, सरकारी का मतलब ही यही होता है। सरकारी विधेयक का मतलब प्राइवेट, पब्लिक मेंबर लेके आ रहा है। तो एक ऐसा सदस्य जो मंत्री ना हो, उसे हम निजी सदस्य के रूप में जानते हैं। और एक ऐसी किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक को हम निजी सदस्य विधेयक कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे, है ना। और अब समझिएगा, जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, जो प्राइवेट मेंबर है, वो तो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है ना। समझ गए ना? तो रूलिंग पार्टी में 273 लोग जीते हैं, उससे ज्यादा भी जीत सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री तो 70-80 लोगों के हाथ में लगी है। मैं कैबिनेट की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात कर रही हूँ। तो 273 में से 70 से 80 लोगों को मिनिस्ट्री मिली है। तो बाकी जो बच गए जितने भी, ठीक है, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? वो सारे प्राइवेट होंगे, और वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं। और जो बिल लाना है वो कोई भी लेकर के आ सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं, एक दिन बेसिकली होता है जो प्राइवेट मेंबर के लिए अलग से रखा जाता है। राज्यसभा में 2.5 घंटे होते हैं ये, 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। हर ऑल्टरनेट फ्राइडेज पे यहाँ पर ये रखा जाता है कि प्राइवेट मेंबर को बिल को लेकर के आया जाएगा। वो बात अलग है, वो पास नहीं होता है, वो अलग चीज है भाई कि वो पास नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा बिल लेके आना है, तो उसको आपके लिए आपको पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा चेयरमैन को। चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वो रिटर्न नोटिस चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको आपको 1 महीने पहले बताना होगा, लेकिन जो पब्लिक मेंबर बिल है, मान लो अमित शाह कोई बिल लेकर के आए हैं, तो वो 48 आवर्स के ही नोटिस में ला सकते हैं। उनको यहाँ पर नहीं दिया गया कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना, उनको कम समय दिया गया है। यही तो बात है ना, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस भी यही होता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, पब्लिक मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और फिर जो है, जिस भी हाउस में बिल लाया जाएगा, वो हाउस यहाँ पे चेक करेगा कि जो भी बिल लेकर के आए जा रहे हैं भाई, वो ठीक भी है या नहीं है, वो लॉ के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। और जो है एक पूरे सेशन के अंदर, जैसे मान लो एक बजट सेशन चल रहा है, या अभी जैसे अभी का जिस समय की हम बात कर रहे हैं दिसंबर में, इस समय क्या चल रहा है? विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन ऑलमोस्ट जो है शीत सत्र चल रहा है, नवंबर से दिसंबर के महीने में होता है। तो यहाँ पर एक पूरे सत्र में
जो विंटर सेशन है उस पूरे सत्र में जो राज्यसभा है यहाँ पर वो 3 बिल्स लेकर के, राज्यसभा में एक मेंबर 3 टाइम लेके आ सकता है। ठीक है। और अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेकर के आया है और राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया गया लेकिन उस पर चर्चा नहीं की गई है और उस समय जो मेंबर है वो रिटायर हो गया, तो वो बिल खत्म हो जाएगा, बिल पे कोई डिस्कशन नहीं होगा आगे। समझ गए। और प्राइवेट मेंबर का जो बिल है, कोई भी बिल है, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो कमिटी यहाँ पर बैठेगी, 15 मेंबर्स की कमिटी, स्पीकर बिठाएगा और वो कमिटी 1 साल के अंदर अंदर उस पूरे बिल को चेक करेगी। और फिर अगर बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है, प्रेसिडेंट की परमिशन से ला रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे चेक कर सकता है और मिनिस्टर तक वो बात पहुंचा सकता है। प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है अगर मान लीजिए आर्टिकल 3 के तहत कोई बिल ला रहा है प्राइवेट मेंबर। आर्टिकल 3 सबको पता है ना क्या है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर हमें कोई भी अपनी स्टेट में चेंजेस लाने हैं, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो अभी ऑलरेडी स्टेट्स है, उन 2 स्टेट में कोई मर्जिंग करनी है, उनको जोड़ना है, उनको तोड़ना है, या उनका कोई नाम चेंज करना है, तो इन सब चीजों के लिए पहले किसकी परमिशन चाहिए होगी? प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही आप नाम भी चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, कोई नई स्टेट बना सकते हो, जो आर्टिकल 3 में लिखी हुई बातें हैं सारी। जबकि जो आर्टिकल 274 की बातें हैं उसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर होती है, क्योंकि आर्टिकल 274 टैक्सेस की बात करता है, तो उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट की परमिशन प्राइवेट मेंबर को लेनी पड़ेगी। और ये जो है एक देखा गया है कि अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। जो लास्ट टाइम पास हुआ था वो था 1970 में, और अब यहाँ पे आया है। ये तो देखो, आप इससे ये चीज समझो कि हर चीज में जो है वो पब्लिक मेंबर के पास ज्यादा पावर है। जितने भी ऐसे बिल्स हैं वो पब्लिक मेंबर द्वारा अगर लाए गए हैं तो वो पास होते हैं, या फिर आप कह लो कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो जांचा परखा नहीं जाता, उसको कोई अटेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर सरकार का ध्यान किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना है। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ये सरकार में कोई प्राइवेट मेंबर लेकर के आ रहा है तो सरकार उस पर भी ध्यान दे। पर वही ये सरकार जो है, लेकिन जो बिल पास होते हैं वो सरकार वाले बिल उतने पास ही नहीं हो पाते हैं, तो ये बड़ी एक समस्या हो जाती है। लेकिन ठीक है, जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रही हूँ। पर ऐसा मुझे भी लगता है और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि प्राइवेट मेंबर के साथ एक तरीके से नाइंसाफी है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल को यहाँ पर तरीके से देखा जाए तो उनको भी यहाँ पर पास करने की परमिशन मिलनी चाहिए, पर वही बात है ना कि मिली नहीं जाती है, परमिशन मिलती नहीं है। सिर्फ इतना ही होता है कि भाई बस जो है वो बिल आ गया है, मतलब उनके पास बेसिकली पावर नहीं होती है। मैं ये सीधी बात कहूंगी कि उनके पास पावर नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पावर का एक इशू है यहाँ पर। समझ गए सब लोग ये वाली सारी चीजें। ये था आपका प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर। क्लियर है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। वो कहता है कि भाई जो आम आदमी पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो गुजरात की में भी एंट्री ले ली है, वो एमसीडी दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं, वार्ड के जो इलेक्शन हुए उसमें वो जीत गई है, बीजेपी को हटा करके वो आ गई है। तो अब हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे क्या सवाल होगा? हमसे एक ही सवाल होगा कि भाई ये बताओ कि प्राइवेट मेंबर बनने के लिए आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। समझ लिए? ठीक है। तो हमसे क्या पूछेंगे? हमसे सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आप ठीक है, आम आदमी पार्टी बन गई, बहुत बढ़िया बात है, अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप बताइए, हम पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम लोग ये बताओ भाई कि क्या तरीका है प्राइवेट नेशनल पार्टी बनने का, व्हाट इज द प्रोसेस। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा। समझ गए सब लोग? तो आम आदमी पार्टी जो है वो 9th नंबर की अब पॉलिटिकल नेशनल पार्टी बनी है। किसने दर्जा दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्राइटेरिया क्या होता है फटाफट से समझ लेते हैं। नेशनल पार्टी बनने का सिर्फ जो है वो ये क्राइटेरिया, मतलब 4-5 क्राइटेरिया है। पहली चीज तो वो जो है यहाँ पर कोई भी इलेक्शन हुआ है लोकसभा का या एमएलए का, उसमें उसने 6% वोट हासिल किए हों। जितने भी वोट्स पोलिंग हुई है उसमें कम से कम 6% की वोटें, या फिर और वो लोकसभा में 4 सीटें जीती हो, सिर्फ 4 सीटें किसी भी स्टेट से, चाहे एक ही स्टेट से सारी,
चाहे बहुत सारी स्टेट से सारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से। समझ लिए ना बात को? तो ये है, मैं एग्जांपल दूं अगर, कि 543 सीट्स हैं, इन 543 सीट्स में से या तो 6% वोट हासिल करे हो उन्होंने लोकसभा में, या फिर लोकसभा की 4 सीट जीती हो। लोकसभा की, एमपी लेवल की बात हो रही है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। और अगर वो यहाँ पर 2% सीट जीत जाते हैं लोकसभा में, या फिर 3 स्टेट में इलेक्शन हो जाती है, या फिर वो कोई स्टेट पार्टी बन जाती है 4 में। अभी तो स्टेट पार्टी बनी नहीं है, अभी तो यहाँ पर दिल्ली में है और पंजाब में बनी है। अब बाकी जगह तो बनी नहीं है, लेकिन वो बाकी जगह पे कोशिश तो कर ही रही है। दिल्ली और पंजाब में तो है ही, लेकिन अभी जो गोवा के इलेक्शन हुए, गोवा के इलेक्शन में उनको 6.77% वोट मिले, जिसकी वजह से वो 6% से ज्यादा हो गई, और क्या बन गई है, हमारी नेशनल पार्टी बन गई है। अगर पता है आपको, नेशनल पार्टी बन जाती तो क्या फायदे मिलते हैं, पता है इस चीज का? देखो, उनको मिल जाता है कि आपको अपना खुद का एक सिंबल है, वो आपको मिल गया है, आप इस सिंबल को कहीं पर भी इस्तेमाल करो, और आपकी जब भी इलेक्शंस होंगे तो आपके अधिकारों को यहाँ पर जो हमारी आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, वहां पर आपको सुनाया जाएगा उनके बारे में। नेशनल पार्टी को जो भी, जब भी इलेक्शन के कैंपेन्स होते हैं तो उसके अंदर स्टार कैंपियन के नाम से यहाँ पर बोला जाता है, स्टार कैंपेनर्स। साथ ही साथ उनको जो है एक बंगलो मिलता है दिल्ली के अंदर, और वहां पर ऑफिस की एक जगह मिलती है, जहां पर सब्सिडी वाले रेट में मिलती है, फ्री का नहीं मिलता, दिल्ली में मिलती है ये सारी चीजें। अगर कोई भी यहाँ पर नेशनल पार्टी बन जाती है तो उनको ये दिया जाता है। आपको पता है अभी हमारी कितनी नेशनल पार्टीज हैं? टोटल 9 हो गई हैं। तो 8 कौन सी है? अगर ये 9 हो गई हैं तो पूरा पहले की 8 नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, वो आप नोट करिए। सबसे पहले बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, एनपीपी, उसके बाद एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और फिर सीपीआई मार्क्सिस्ट। ये टोटल 8 हैं, इनको नोट करो अपने उसमें, सब लोग फटाफट इसको लिखिए, 8 के नाम आपको पता होने चाहिए। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पर उनका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर देखा जाता है, स्टार कैंपियंस बोला जाता है उनको। उनको जो है नॉमिनेशन भरने में जो है वो एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है, ठीक है। उनके खुद के टेलीविजन और रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, वही दूरदर्शन वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। उनको लिस्ट यहाँ पे दी जाती है, उनको काफी ज्यादा जो है फायदे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। समझ गए भाई बात को? भैया अगर मैं बात करूँ एक स्टेट पार्टी बनने में क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, तो स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया देखो जरा एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकेंगे जरा। आप लोग यहाँ पे लिखना भी शुरू करेंगे इसके अंदर कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। स्टेट पार्टी का लिखना शुरू करिए अब। पहले आपने नेशनल पार्टी का पूरा समझ लिया, अब आप लोग यहाँ पर स्टेट पार्टी के भी बारे में समझेंगे। स्टेट पार्टी अगर किसी भी पार्टी को बनना है यहाँ पर, तो वो किस तरीके से बन सकती है। स्टेट पार्टी के भी अलग से यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं। 1 मिनट रुको जरा, यहाँ पर थोड़ा सा लैपटॉप दिक्कत दे रहा है मेरा। हाँ अब ठीक है ना? चलो, अब समझो जरा, एक स्टेट पार्टी बनने में क्या होता है। मैं ना आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको यहाँ पर ना समझा देती हूँ पूरी तरीके से। स्टेट पार्टी बनने के लिए आप जो है वो, अगर किसी एक स्टेट में अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो, अगर आप किसी एक अपनी एमएलए की सीट्स में आप 6% सीट्स ले आते हो, या फिर आप उस स्टेट असेंबली में दो जो है पर 2 सीटें भी अगर आप ले आते हो, तो आपको स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। स्टेट पार्टी के लिए आपको 6% वोट चाहिए, या आपने 2 सीट जीत ली है वहां पे एमएलए की सीट्स में, ठीक है। या फिर अगर आपने 1 सीट लोकसभा के इलेक्शन में जीत ली है, तो आप स्टेट पार्टी तो कहलाओगे ही। या जितनी भी सीट्स वहां पे बनी है उसमें से 3% सीट्स को आपने जीत लिया है। इस तरीके के पूरे सिस्टम को यहाँ पर जो है स्टेट पार्टी का सिस्टम कहा जाता है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी। आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, इससे बिल्कुल बिल्कुल सवाल हो सकता है। नेशनल पार्टी का स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है।
चलिए, फिफ्थ आर्टिकल है हमारा, सरकार कह रही है कि भाई अब नॉर्थ साउथ नहीं, साउथ साउथ कोऑपरेशन भी बढ़ाओ। पहले क्या हुआ था भारत के अंदर, क्या हुआ था भारत में, नॉर्थ और साउथ का कोऑपरेशन बढ़ा था। मैंने बताया था ना, काशी से तामिल का संगम बढ़ रहा है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अगर ऊपर आपका लिखने के लिए आता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, पहले ग्लोबल वैश्विक उत्तर क्या है, वैश्विक उत्तर में जो उत्तर वाले राज्य राज्य आते हैं सारे, जैसे यूएस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ग्लोबल साउथ में क्या आता है, सारा एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर साउथ और साउथ में जो है, यहाँ पर ये जो है वो बढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकली हम इसको यहाँ पर साउथ साउथ में जितने भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील साउथ में पड़ता है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब साउथ की कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके बीच में ट्रेड भी बहुत पॉसिबल होता है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, लोगों का आना जाना। और सबसे ज्यादा जो साउथ है वही वर्ल्ड की ग्रोथ में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। साउथ साउथ ट्रेड यहाँ पे बढ़ाया जाना चाहिए। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स हमारे बाहर काम कर रहे हैं, भारत का रेमिटेंसेस यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। 100 बिलियन डॉलर। ये 100 बिलियन डॉलर अगर क्रॉस कर गया है तो उसके लिए वो भी हमारे को मदद करता है ना। साउथ में लोग हमारे वहां पे ज्यादा रह रहे हैं, क्योंकि हमें मदद करते हैं इस चीज के अंदर। साथ ही साथ जो साउथ साउथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है एम्बिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2030 का, जो एजेंडा है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बात पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, चाइना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर चीज में प्रॉब्लम चाइना ही है। मतलब कितनी जगह पे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रॉब्लम क्या है, चाइना। प्रॉब्लम क्या है, चाइना। क्यों पढ़ रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। चाइना ने नाक में दम करके रखा हुआ है सबके। तो ये बड़ी इशू है यहाँ पर, कि चाइना जो है ना ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ वीक पार्टनर्स हैं उनका फायदा उठाता है। तो चाइना ना हमारी तरीके से ना, एक तरीके से हमारे कामों में उंगली बहुत ज्यादा डालता है भाई, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो ये चीज बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। और नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो आपको ऑयल कंपनीज के साथ यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात आ रही है। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जो है यहाँ पर, कुछ देश जो है यहाँ पर सामाजिक रूप से जो प्रभावशाली परियोजनाएं होती हैं उनको लागू करने के बहाने क्या कहते हैं, कि हमें वित्तीय सहायता दे दो, कि हम भाई आपके लिए जो है ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, ऐसे वैसे वो सारी चीजें। लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, वो मतलब जो है ना वो एक इम्पैक्टफुल नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो ऐसी चीजों को ना, मतलब पैसा हड़पने की या फिर एक तरीके से पैसों की मांग के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर खास। तो यही है। प्लस जो नॉन इंटरफेरेंस हो रहा है, नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, अहस्तक्षेप हो रहा है, उसका बहुत बार उल्लंघन किया गया है। बहुत बार ऐसा जो है ना, एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ गया है, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती इंटरफेरेंस की, पर वो इंटरफेरेंस यहाँ पे बढ़ गया है, कई बार बढ़ा है यहाँ पर। तो ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है कि इंटरफेरेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट है। नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट लोगों का बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूएस अभी भी इस हेजिमनी को जो है वो कर रहा है, अभी भी यहाँ पर यूएसए का बोलबाला है। साथ ही साथ हमारे जो आपस में एडमिनिस्ट्रेशन का कह लो, या फिर वॉर का बैरियर कह लो, छोटी बड़ी स्टेट्स के बीच में राइवलरी कह लो, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कह लो, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स कह लो, बहुत सारी चीजें हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी डोमिनेट कर रही हैं। अब इसमें यही है कि इंडिया साउथ एशिया में आता है, इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी कंट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और इंडिया यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है कि अफ्रीका की कंट्री के साथ मेडिसिन को देके या वैक्सीन डिप्लोमेसी का सहारा लेके हम उनके साथ जो है प्रोमिस या फिर उनका ट्रस्ट जो है या उनकी गुडविल में शामिल भी हो सके। साथ ही साथ जो इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है, उसमें डब्ल्यूटीओ का सहारा लेकर के जो ये ट्रिप्स का अग्रीमेंट हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी यहाँ पर लेके आए। इंडिया जो है अपने आप को यहाँ पर डेवलप करे, जो कि साउथ के पीपल, जो साउथ की पूरी कंट्रीज हैं वो इंडिया की यहाँ पर बात सुने, इंडिया को एक यहाँ पर नया रूप कह लो या फिर एक नए रूप में पहचान यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। समझे बात को। तो ये इंडिया टेक्निकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, जैसे आईटीईसी है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। उसमें मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई, लो इनकम कंट्रीज हो गई, उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ठीक है, इंडिया जो है एक बहुत ही नॉलेज पार्टनर है, एक ज्ञान का भागीदार के रूप में विकासशील देशों के रूप को सहायता देता है। इवन इंडिया ने अपनी कितनी सारी जो है मदद, वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान में हम लोग डैम बनवा रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट बनवा रही है।
बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, भूटान के साथ कितने सारे कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, मॉलडीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका के साथ ये सब चीजें हो रही हैं, जिसमें हम उनके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स बनाना, एनर्जी का ट्रांसमिशन करना, सारे प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो वही है इसके अंदर भी, इंडिया जो है वो ग्लोबली साउथ के साथ अपना रिश्ता कैसे बेहतर करना है, क्लाइमेट चेंज में कैसे बढ़ना है, वो कोशिश कर रहा है। तो यही आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप यही सारे पॉइंट्स को लिखने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आप उसमें समझाने वाले हैं। क्लियर हो गया सबको ये वाली सारी चीजें? तो यही है यहाँ पर, आप पूरा यहाँ पर बताएंगे इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे फैक्ट्स को जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये लास्ट आर्टिकल जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके और किसी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है बद्री काऊ। बद्री काऊ क्यों न्यूज में है, या ये क्या खास बात है इसकी? बद्री काऊ जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार ये चाह रही है कि बद्री काऊ जो है ना उसको हम यहाँ पर उसकी जो ब्रीड है उसको और एनहेंस करें, उसमें और ज्यादा संवर्धन लिया जाए, उसमें और ज्यादा चेंजेस लेके आए जाए। तो उत्तराखंड की सरकार जो है वो इस चीज के लिए स्टेप ले रही है। तो अब हम समझते हैं पहले तो बद्री काव है क्या चीज। छोटी सी काव, ज्यादा बड़ी काव नहीं है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है। इसकी लेग्स काफी बड़ी हैं। और ये जो बद्री नाम कुछ याद आ रहा है? बद्री से बद्रीनाथ, बद्री से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड का छोटा चार धाम है ना। तो ये बद्री काव वो ब्रीड है काव की जो कि आपको बद्रीनाथ के वहीं से ही देखने को मिलेगी। और ये हिमालय की जो भी हर्ब्स होती हैं वहीं पर ये अपना जो है ये बेसिकली ये काव एक ऐसी है ना जो पॉल्यूशन रहित है। इसने इसने कोई प्लास्टिक नहीं खाया है, इसने इस तरीके की हार्मफुल चीजें नहीं खाई हैं, जो कि मैदानी इलाकों में रहने वाली जो गायें हैं वो जो चरती हैं उनसे उनसे अलग होकर के जो काव है ना वो अलग तरीके से यहाँ पर जो है खाती है। तो उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि बद्री काव जो है एक वो आप कह लो कि एक मुक्त है इन चीजों से। तो ये इनकी सबसे खास बात है कि ये जो टॉक्सिक चीजें हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनसे ये दूर है। और तो इसलिए जो इसका मिल्क है उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट में मेडिसिन भी हैं, और ये हमारी ऑर्गेनिकली हमारे लिए काफी ज्यादा योगदान दे रही है। ठीक है। अब क्या है ना कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये जो काऊ है ना इसके मिल्क की जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत कम है। हमें ये जरूरत है कि हम जो काऊ है ना ये 1 से 3 लीटर देती है मिल्क सिर्फ पूरे एक दिन में। तो सरकार जो है वो चाहती है कि बद्री घी जो है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके ऐसा प्रमोट किया जाए ताकि ये जो है ना एक जो अच्छे तरीके से इसका जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये गाय इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसी के लिए ये सारे स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। मतलब सरकार चाह रही है। ठीक है ना, बात समझ गए ना सब लोग? इनके बारे में आप समझ गए सारी चीजें बद्री काव के बारे में। और सरकार चाह भी रही है, सरकार जो है गौमूत्र जो है या पंचगव्य जो कि मिल्क कर्ड और ये सारी जो चीजें होती हैं उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सब सरकार कोशिश तो कर ही रही है। ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी जो है वो कैटल है भारत में, जैसे रेड सिंधी, सहीवाल, हलीकर, कांगयाम, काफी सारी और भी इस तरीके से हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं पशुपालन, पशुधन या पशु जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक स्रोत बन सकता है हमारे भारत में जितने भी फार्मर्स हैं उनके उनकी इनकम को बढ़ाने का। बन सकता है ना, बिल्कुल आप लोग इस चीज को समझते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जब मौसमी बेरोजगारी आती है, तब ये एक समस्या बहुत बड़ी निकल के आती है। पर ये रोकने के लिए ये जो इस तरीके की चीजें हैं ना वो एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्ले कर सकती हैं। समझे ना बात को, कि लाइफ स्टॉक जो है वो इसके लिए काम कर सकती है। तो ये था आपका यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, इंडिया काफी ज्यादा अमाउंट में पशुपालन करता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो और डेवलप्ड कंट्री है उनसे फिर भी हमारी जो मिल्क की जो आपूर्ति है वो उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास अच्छा अमाउंट में चारा नहीं है। इसलिए ये एक भी बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। और जो देसी मवेशी है उनकी अनुवांशिक क्षमता भी यहाँ पर कम है। ये भी, और इसमें ना मैं ये भी बिल्कुल मैंने पॉइंट ऐड करा था इसीलिए ही, क्योंकि जो भारत के अंदर जो ये है ना ये वाला जो पशुधन कृषि है ये उतना बढ़िया रूप में ना नहीं निकला नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है ना इसके अंदर बेसिकली इसको सरकार ने उतना ध्यान ही नहीं दिया।
सरकार की तरफ से ना एक निग्लेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो डिजीजेस निकल के आते हैं हमारी गांव के अंदर, फुट के ऊपर, माउथ में, या कुछ इस तरीके के डिजीज, ये भी यहाँ पर जो है वो उतने जो है सरकार ध्यान ही नहीं देती है उनके ऊपर। तो ये पशुपालन का जो पूरा एरिया ना, ये काफी इग्नोरेंट एरिया के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, और जो उनके जो आगे बच्चे होते हैं, उनके जो संतान होती है, उनमें भी वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें बहुत दिक्कत है। लेकिन सरकार ने स्टेप भी काफी लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, एक है ये सही वाला नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसमें वही होता है, क्या होता है इसके अंदर, इस मिशन के अंदर जितने भी लाइफ स्टॉक स्पीशीज होती हैं उनके इश्यूज को यहाँ पे सही किया जाता है। चारा और इन सब चीजों के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करा जाता है यहाँ पर। पिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो पिग्स होते हैं, जो सुअर होते हैं, उसके पालन को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया, जिसमें जितनी भी हमारी जो देसी नस्लें हैं उनको यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा। उनका जेनेटिकली उनका उसमें चेंजेस करना, मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उनमें जो डिजीजेस होते हैं उनको यहाँ पर खत्म करना, ये स्टेप सरकार यहाँ पे लेने की कोशिश भी कर रही है, और चाह भी रही है कि ये सारी चीजें जो है वो सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द ये भी हो जाए। समझ गए बात को। और ये गोकुल ग्राम भी यही है। क्या होगा ना कि जो जितने भी ये देसी नस्लें हैं उनके लिए अलग से एक गोकुल ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें उनको जितना भी उनका सेल होगा, जो भी चीजें वहां पे करनी है ना, तो एक सेंटर बनाया जाएगा। जैसे कहता है ना, एक सेंटर बना दो बढ़िया सा, वो सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। काफी बड़ा लेक्चर हो गया है ना, सुनते सुनते बोर तो नहीं हो गए आप लोग सब? तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट क्या करें, आज का जो टॉपिक था पूरा वो थोड़ा सा बड़ा था। इसमें काफी सारी चीजें मुझे बतानी थी, मैंने बहुत से नए नए पॉइंट्स ऐड करे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ पर है एक टर्म चल रही है न्यूज में, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लाई हूँ, शेयर बायबैक। शेयर बायबैक जो है वो क्या चीज होती है? शेयर बायबैक एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है, जिसको इसका एक और दूसरा नाम भी होता है शेयर रीपर्चेज। ठीक है, जिसमें एक लिस्टेड कंपनी जो होती है वो अपने ही ओन शेयर्स को खरीद देती है। बाय बैक, समझो ना इस चीज को, बाय बैक, दोबारा से खरीद रही है अपने शेयर्स को, उसे कहते हैं हम शेयर बायबैक। और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है इसको खरीदने की? वो होती है यहाँ पर 25% या उससे कम होती है। और इसके ऊपर जो है शेयर होल्डर्स को यहाँ पर टैक्स पे करने की यहाँ पर सुविधा होती है, टैक्स ना पे करने की यहाँ पर सुविधा होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बेसिकली एक तरीके से शेयर प्राइस को यहाँ पर बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो चारों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सी है, इसमें से कोई भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा फिर इसका। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट से। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब, ये मैंने अपने जो वीकली क्लासेस होती हैं, जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है जो आपको आज या कल में मिल जाएगी, वो वीकली करंट अफेयर की क्लास बहुत ही बेहतरीन मैंने वो वीडियोस बनाई हैं। सब लोग उसको जरूर देखिएगा, एंड तक पूरी वीडियो जरूर पूरा सुनिएगा, पढ़िएगा, उसमें मैंने पूरा यहाँ पर समझाया है। तो उसी में मैंने बताया कि एशिया का पहला फर्स्ट डिलीवरी जो है यहाँ पर मेघालय में बनाया जा रहा है, जिसमें वो जितनी भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, सैंपल हो गए, कलेक्ट करना, वैक्सीन पहुंचाना, ये सारी चीजें जो है वो ड्रोन के नेटवर्क से पहुंचाई जाएंगी मेडिकल के लिए। ये जो ड्रोन डिलीवरी है ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के ऊपर बनाई गई है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट लिखी हुई है। मेघालय के अंदर, मेघालय हम किस चीज के लिए जानते हैं? गारो, खासी, जैंतिया, मौसिनराम, चेरापूंजी, इन सब चीजों के लिए हम जानते हैं ना सब लोग, बिल्कुल जानते हैं सब लोग इस चीज को। तो यही है मौसिनराम का जो सॉरी, मेघालय जो है वो इसी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए सब लोग इस चीज को? मेरे हिसाब से सबको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यही है आपका पूरा एक आज का आर्टिकल। काफी बड़ा हो गया वो मुझे पता है, पर मेरे हिसाब से सब लोग इसको सुन पाए होंगे, समझ भी पाए होंगे। बात मेन तो है भाई समझने की। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए किस तरीके से आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, क्लियर हो रहा है सारा कुछ, ताकि फिर हम जो है इसी में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, और मैं आपके सामने इस तरीके से आर्टिकल्स रोज रोज लेके आती रहूं, आपको पूरी की पूरी नॉलेज दूं, समझाऊं कि आपने इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई बार आपको मैं ये भी बताती हूँ ना कि ये वाला टॉपिक छोड़, ये छोड़ दो, ये मत करो, तो वो मेरा वही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सारा सारा मत पढ़ो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कई बार हमें छोड़नी पड़ती है, उनका जरूरत नहीं होता है पढ़ने का।
तो वो टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो। ऐसी कई टॉपिक्स हो सकते हैं जो छोड़ने भी पड़ सकते हैं। हर चीज तो लर्न नहीं कर सकते, और इतना ज्ञानी तो बनना नहीं है, हर चीज तो लर्न करनी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको पढ़िए, अच्छे से लर्न करिए उनको। यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिए। आई होप सब लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों से मैं और भी यहाँ पर अब नेक्स्ट भी जो है, कल भी हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसके अंदर कि हम क्या नई नई चीजों को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।